जय हिंद आप सभी को। आज जो लेक्चर है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई चार्ज क्या होगा, ठीक है, आवेश के बारे में देखा था हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में। और पूरा डिटेल में देखा था कि कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल रहता है, इस तरीके से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे साथियों कि ओम्स लॉ के साथ हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से इन तीन चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग ओम लॉ के बारे में। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम का नियम जो है वो 1827, ठीक है। डेटा जो है वो रेलवेज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एग्जाम के लिए महोदय का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हुए एक नियम की स्थापना की। और उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब कि जो करंट है यानी कि विद्युत धारा किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगी या समानुपाती होगी। कहने का मतलब है कि जो V है, V यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि क्या होता है, ये विभवांतर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट, जो चालक तार में जो विद्युत धारा बह रही है उसके, यानी कि I के, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। इस तरीके से यहां से हमको एक रिलेशन मिला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हिंदी में मैं फिर से बोल देता हूं कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और ऐसे में एक कंडीशन भी अप्लाई कीजिएगा कि उस समय भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं हो, ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, जो फिजिकल जो भी भौतिक राशियां हैं वो चेंज ना हो। तो ये इस तरीके से हमको एक रिलेशन मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट यानी इसको हम लोग बोलते हैं नियतांक, वो आएगा और साथ में विद्युत धारा तो गुणा रहेगी ही रहेगी। इसको हटा के हम लोगों के लिए साइन लाया और वो जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है R। तो हमको यहाँ से एक फॉर्मूला मिला, V इज इक्वल्स टू RI, V इज इक्वल्स टू RI, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू RI, इसको आप लोग, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ये जो R है, इस R को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, या हिंदी में हम इसे नाम देते हैं प्रतिरोध का। क्या है ये? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका डिफिनीशन भी मैं अभी लिखूंगा, बट अब यहां से दो फॉर्मूले और बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। और करके आप लिख दीजिए V इक्वल्स टू RI था, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू V अपॉन I लिख सकते हैं भाई। I को यहां इधर नीचे भेज दिए और I इक्वल्स टू, I को रहने दीजिए, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? V अपॉन R। तो इस तरीके से हमारे पास V इक्वल्स टू R है। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो ये तीन फॉर्मूले आ गए। अब हम चलिए पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जिसे कह रहा हूं मैं, वो एक तरीके से जो आवेश प्रवाह की दर होती है परिपथ में, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक होता है। उसके मार्ग में उत्पन्न करता है क्या? एक तरीके का रुकावट, यानी कि एक बैरियर है, किसमें? पाथ में फ्लो ऑफ चार्ज के, रेजिस्टेंट, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो जो ये प्रतिरोध है,
यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये जो प्रतिरोध है ये क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये अब रुकावट है तो ये हानिकारक है, इसका उपयोग भी होता है। और इसका उपयोग कैसे होता है? तो हम लोग एक युक्ति यानी कि एक अरेंजमेंट करते हैं रेजिस्टेंस को लेके, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, इसको सिंबल RH से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सर्किट में क्या किया जाता है? लगाया जाता है कि विद्युत धारा मान लीजिए आपको एक डिजायर्ड आउटपुट में चाहिए, तो आप इसका प्रयोग करके, यानी रेजिस्टेंस ही रहता है, विद्युत धारा के मान में क्या कर पाओगे आप? कमी, या ज्यादा नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे आप? कम करोगे, विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे रियोस्टेट यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा भाई? वहां पे प्रवाह आगे की ओर कम होगा, यानी कि फ्लो जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो कम होगा। ऐसे ही जनरली बता दिया मैंने, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा है इसको। तो जो प्रतिरोध है उसको मैंने कहा कि आवेश प्रवाह की जो दर होगी या डायरेक्ट आवेश प्रवाह की दर, उसमें क्या रहेगा? बाधा उत्पन्न करता है। कौन करता है? तो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अब इसका जो मात्रक है यानी कि SI यूनिट है, मात्रक है प्रतिरोध का, वो लिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग ओम। क्या बोलते हैं हम लोग? ओम। और उसका जो संकेत है, संकेत उसको हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक भाषा जो है उसका, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज है, वहां से ये सिंबल लिया गया है। ये रहा आपका ओम का सिंबल। तो इस तरीके से हमने देखा रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस के साथ साथ ओम्स के लॉ, ओम का जो नियम है उसमें V और I के बीच एक ग्राफ बनता है। ग्राफ भी जान लीजिए, बहुत बार ग्राफ से भी क्वेश्चंस करता है। तो ओम का नियम पढ़ ही रहे हैं, ओम के नियम में ही हमने प्रतिरोध को पढ़ा है। ठीक, तो देखिए ग्राफ ऐसा बनता है, ये रहा इनिशियल पॉइंट। ठीक, ये इस अक्ष पर, Y अक्ष पर हम लोग लेते हैं करंट को। किसको लेते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को, I को। ठीक है, और इस पे हम लोग लेते हैं वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको लेते हैं? V को। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दीजिएगा कि ये किसका ग्राफ है? ओम्स लॉ का। तो जब ये स्ट्रेट लाइन मिलता है तो जो हमने पढ़ लिया है कि R इक्वल्स टू क्या हो जाता है? V अपॉन I। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है, फ्रॉम ओम्स लॉ। यहां पे स्लोप ऑफ ग्राफ की बात की जाए, यानी कि जो ग्राफ है कि ढाल की बात की जाए, स्लोप ऑफ ग्राफ वो आएगा, हमने इस एक्सिस पे लिया है I, इस पे लिया है V, तो जो ग्राफ की ढाल आएगी वो आएगी I अपॉन V। ध्यान दीजिएगा मैं ये क्यों बता रहा हूं। इस ग्राफ की ढाल आई I अपॉन V, ग्राफ लिया गया R इक्वल्स टू, और हमको पता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ है उसके और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध कैसा होगा? आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो बताइए कि स्लोप ऑफ ग्राफ I अपॉन V है, रेजिस्टेंस V अपॉन I है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन कैसा होगा? तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ I अपॉन V है, यहाँ V अपॉन I है, तो R ये जो होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, और रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इस तरीके से एक रिलेशन ये याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। इसके अतिरिक्त तो एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं यहां आप लोगों को बता दूं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अब अगला जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा, ओमिक कंडक्टर्स
ज्यादा डिटेल नहीं, एकदम बहुत कम शब्दों में पढ़ाऊंगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है, ओमीय और अनओमीय चालक, और ये ओमीय चालक। सिंपल एक लाइन में डिफिनेशन देखिएगा कि ये करते हैं ओबे ओम्स लॉ, और ये डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, यानी कि ये ओम के नियम का पालन करते हैं, वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन करते हैं, और ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं भाइयों, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो है एग्जाम्पल याद रखना इसका, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आएगा मेटल्स। ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या आएगा? मेटल्स। इट मीन्स जो धातु है वो है ओमिक का, और उसका हो जाएगा इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स, यानी कि ये सेमिक सॉरी इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अर्धचालक, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी बताना जरूरी था। अब चलिए चलते हैं आगे हम लोग वापस रेजिस्टेंस में। ये ओम्स लॉ कंप्लीट होता है यहां पर। तो ओम्स लॉ आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसको फिर से दोबारा? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस में भी हमने ऐसा यूनिट वगैरह वगैरह उसका सब देख लिया था। अब जो रेजिस्टेंस में जो जानने वाली बात है वो है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आर रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिरोध है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहां मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो प्रतिरोध है उसको प्रभावित करने वाले क्या हैं? कुछ कारक हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं आप लोग स्वयं भी सोचिए। तो मुख्य रूप से होता है जो भाई पदार्थ रहेगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक रहेगा जो पदार्थ रहेगा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। वो जो चालक तार यानी कंडक्टिंग वायर, उसका लेंथ, पहला क्या होता है उसका लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई। रेजिस्टेंस जो होता है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी लंबाई ज्यादा होगी अगर चालक तार की तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट मतलब ये एक वायर है और आपने अगर इसको यहां से काटा है तो सामने का जो हिस्सा दिख रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके भी वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस पे किस तरीके से निर्भर करेगा प्रतिरोध आपका? तो इसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ए आर इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, यानी कि व्युत क्रमानुपाती होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो भी चालक तार होगा तो उसको काटने पर आपको एक क्या नजर आएगा? सर्कल नजर आएगा, वृत्त। तो ठीक है, ये भी बाद में आएगा, ये आर आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, इसीलिए मैं यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो अब ये इसके क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। तो ये दो चीजें थी, इनके अलावा दो और चीजें हैं, इसमें जगह हो जाएगा शायद।
ये तो सिंपल है, आप लोग सब लोग जान जाएंगे। ताप पर यानी चालक के ताप पर किस तरीके से, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर जो है उसका जो तापमान है उस पर किस तरीके से निर्भर करेगा। तो भाई देखिए, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिंग वायर जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन के आया था पिछले बार। और जो चौथा है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी चालक जो पदार्थ है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, भाई उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे कंडक्टिंग वायर का, तो उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इस तरीके से 4 हमने देखा फैक्टर्स। पहला था आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, उसके क्या होगा, समानुपाती। दूसरा हमने देखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा हमने देखा था टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है भाई, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और चौथा आया था मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चालक के पदार्थ की प्रकृति, जिस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब जो भी चालक पदार्थ होगा जिसमें मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी। मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को, इसीलिए उतना डिटेल में गया था मैं। और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी मतलब वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्या हो गया, उसके चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इन 4 चीजों पर निर्भर करेगा। अब एक चीज और है इसमें कि इन दोनों इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा और एक रिलेशन मिलेगा, और रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस रिलेशन को हम लोग कि वो रिलेशन क्या आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं साथ में मिला के लिखूंगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, भाई R L था, R 1/A था, तो इन दोनों को मिला के लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा L/A, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया हमने। तो आगे हम क्या करेंगे, ये इसको हटाएंगे साइन को, तो यहां आएगा रो और आएगा L/A। ये जो रो है ये कहलाता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या आप इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। ताप के साथ ये भी बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ जो एलॉयज होते हैं यानी मिश्र धातु, वहां पे ये कांस्टेंट हो जाता है कि मतलब वहां आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो भी आपको रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इंक्रीज नहीं मिलेगा, बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। ठीक है, नाइक्रोम विक्रोम में ऐसा होता है, कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। तो यहां पे हमको फॉर्मूला R = ρL/A मिला। अच्छा, एक चीज और है, यहां से आपको रो का फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको रो का फॉर्मूला क्या मिलेगा, RA/L। ठीक, इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है, देखिए यहां पे है, अब रो आ गया तो रो का यूनिट क्या होगा, R का यूनिट भाई ओम। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, L लेंथ का यूनिट मीटर, तो 1 मीटर और 1 मीटर कैंसल, तो इसका यूनिट क्या मिला, ओम मीटर। क्या मिला भाई, बता दीजिए, एकदम इजी है। तो इस तरीके से एकदम धागा खोल कर पढ़ना है फिजिक्स, हम लोग को एकदम बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए, हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध को देखा है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट डेटा, और उससे रिलेटेड एसीएफ में क्वेश्चन भी पूछा था। एक्चुअल में वो ताप गुणांक जो प्रतिरोध का होगा उससे रिलेटेड पूछा था उसने, एकदम सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं था। मैं उसको भी वीडियो में इंक्लूड करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पे एक डेटा मैंने आपको दिया हुआ कि मटेरियल जो पदार्थ हैं वो किस किस प्रकृति के होंगे, उनका ताप गुणांक, उनके प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होगा, और ताप बढ़ाने के साथ या ताप के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा। एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखिएगा। ठीक, तो आपको यहां पे मैंने लिखा हुआ है मेटल्स, धातु,
एलॉय मिश्र धातु, सॉलिड नॉन मेटल ठोस अधातु, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, आयोनाइज्ड गैस आयनित गैसेस। तो मतलब इन लोगों का ताप, इनके प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होगा? अगर मेटल का प्रतिरोध है तो उसके ताप गुणांक क्या होंगे? मेटल्स का, एलॉयज का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सिंपल आपको याद रखना है। अब मैंने उसको एक अरेंजमेंट में सेट भी किया है कि आपको याद रहेगा। मेटल्स और एलॉयज यानी कि धातु और मिश्र धातु, दोनों धातु हैं, तो इन दोनों का आप लीजिएगा पॉजिटिव। क्या लीजिएगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक। ताप गुणांक धातु और मिश्र धातु, सॉरी मैंने धातु कह दिया था, माफी चाहूंगा, धातु और मिश्र धातु का क्या रहेगा? पॉजिटिव। जो सॉलिड नॉन मेटल है उसका रहेगा 0। सॉलिड नॉन मेटल का कैसा रहेगा? 0, 0, ठीक है। मेटल्स का पॉजिटिव, एलॉयज का पॉजिटिव, सॉलिड नॉन मेटल का 0, पॉजिटिव पॉजिटिव 0, 0 के बाद अगर मैं एक सीरीज देखूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव 0 के बाद क्या आएगा? निगेटिव। तो इन तीनों का आपको क्या ले लेना है? निगेटिव। तो मैं अब यहां लिख देता हूं निगेटिव, निगेटिव। मैंने इसलिए एक ऑर्डर में इसको कि आप लोग याद रख पाएंगे। शुरू के दोनों धातु हैं, धातु और मिश्र धातु का धनात्मक, और उसके बाद जो आपका नॉन मेटल है अधातु का 0 और बाकी का निगेटिव ताप गुणांक का मान होगा। साथ ही साथ विद्युत धारा के साथ कैसा इनका व्यवहार होगा वो देखिए। तो भाई जो मेटल्स हैं, धातु हैं, उनका ताप के साथ प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो वो जनरली क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। और एलॉयज जो है, मिश्र धातु है, उसके ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट यानी कि क्या रहेगा? नियत रहेगा। मिश्र धातु जो है ताप बढ़ाने के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है रेलवेज के, ठीक है। अब एचसीएफ में इसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं इसलिए मैंने रेलवे के क्वेश्चंस को देखा है, इसलिए बता रहा हूं। सॉलिड नॉन मेटल्स के लिए क्या है? 0 है। तो सॉलिड नॉन मेटल्स का 0 है तो इसका क्या होगा? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है, देखिए नियत मतलब होता है कि वो स्थिर है, ठीक, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। स्वतंत्र मतलब वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। साथ साथ सबका, उनके अलावा इंक्रीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट से बारी आ गई अब किसकी? डिक्रीज की। इसको भी मैंने एक ऑर्डर में जमा के रखा था कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो जो निगेटिव वाले हैं उनका डिक्रीज, 0 वाले का इंडिपेंडेंट, ठीक है, पॉजिटिव वाले का इसका इंक्रीज और इसका अलग है, इसलिए आपको याद रखना है। तो यानी कि यहां पे घटेगा, यानी कि भाई अर्धचालक, उसका आप ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? उसका जो प्रतिरोध है उसमें क्या होगा? घटेगा। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा था। आप लोग अगर इसको नोट कर चुके होंगे, तो चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा बोर्ड पर, मैं देखूंगा उसको नोट्स में कि बोला है एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध है 22 ओम, ठीक, और मुख्य विद्युत उद्गम का विभव है 220 वोल्ट। प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू दिया हुआ है 22 ओम और जो वोल्ट है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक, वोल्ट। इंग्लिश हिंदी कोई नहीं, आप डेटा को देखिए, इजी क्वेश्चन है। तो विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, आपको आई ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं भाई आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 220 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 22, आपने कैंसिल किया, आपको कितना मिल गया? कितने बार में जाएगा? 10। तो ये कितना आया? 10 एम्पियर। एकदम इजी क्वेश्चन था, देख पा रहे हैं आप, बन गया, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद दूसरा है कि एक बल्ब में, आप बोर्ड पे देखिए, एक बल्ब में 0.11 एम्पियर की क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा बल्ब के फिलामेंट के बीच का विभव 220 वोल्ट है। मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.11 एम्पियर हो रहा है। करंट फ्लो इन
बल्ब 0.11 एम्पियर, और बोल रहा है कि बल्ब के फिलामेंट यानी जो बल्ब का जो फिलामेंट है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि पोटेंशियल है यानी V वो कितना है 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो आपको पूछा उसने R, तो R जो होगा वो होगा V/I। सिंपल, आपके पास V दिया है 220, I की वैल्यू 0.11। क्वेश्चन आप वहां देख ही रहे हैं, ये हो जाएगा 220/11 इंटू हो जाएगा ये साथ में 100। तो आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, इट मीन्स 2000 ओम। कितना आया? 2000 ओम। प्रतिरोध का मान कितना आया? 2000। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बोर्ड पे बोला है A cylinder of material is 10 cm long and has a cross section of 2 cm square. If its resistance be 20 ohm, find resistivity, यानी कि रो फाइंड करने बोला है। सिलेंडर ऑफ मटेरियल है, उसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है आप लोग को 10 सेंटीमीटर, साथ ही में आप लोगों को और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर दिया हुआ है 20 ओम। आप लोग देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, रेजिस्टिविटी फाइंड करने बोला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, एक फॉर्मूला हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध का पढ़ा था। थोड़ा तेज हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब ये जो रो है इसमें आपके पास आर है, ए है, एल, तीनों की वैल्यू लाके पुट कर दीजिए भाई। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू ए की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई जो L है उसकी वैल्यू 10। तो ये कितना आ जाएगा, रो का वैल्यू आपका 40 और ये 4, कितना आ जाएगा 4 ओम सेंटीमीटर। लेकिन रो का जो यूनिट है होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो ओम मीटर है तो इसको क्या करिएगा 100 से डिवाइड, यानी कि 0.04 ओम मीटर आंसर आएगा। ओम सेंटीमीटर में आया, यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था, बट ऐसा यूनिट क्या होता है ओम मीटर। तो मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ा, 4 को 100 से डिवाइड, 0.04 ओम मीटर आया आंसर। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस को बनाया। अब चलिए हमारे नए टॉपिक में चलते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए ये मुख्यतः 3 तरीके का होता है जनरली देखा जाए तो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल और एक होता है मिक्स्ड। बट मोस्टली हमको इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम समायोजन या संयोजन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको, श्रेणी क्रम मतलब कि एक श्रेणी में जोड़ना, समांतर क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ना। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो डिफिनीशन ये कहता है कि जब प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को, प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, और इस प्रथम प्रतिरोध के दूसरे यानी अंतिम सिरे को दूसरे के पहले से, फिर दूसरे के आखिरी को तीसरे के पहले से, फिर तीसरे के आखिरी को बैटरी के ऋण सिरे से ला के जोड़ा जाए, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। पहले का पहला बैटरी के धन सिरे से, फिर इसका जो आखिरी है वो इसके पहले से, इसका आखिरी इसके पहले से, ऐसे कंटिन्यू आप कितने भी रेजिस्टर्स को जोड़ सकते हो, प्रतिरोधों को जोड़ सकते हो। और जो आखिरी सिरा होगा वो बैटरी के ऋण सिरे से, ये माइनस और ये पॉजिटिव, ठीक है। और इस करंट से बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा, I, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होगा। रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं हम लोग R1, R2 और R3। श्रेणी क्रम में जो याद रखने योग्य बात है इतनी बातों के बाद वो ये है कि इसमें जो I है, विद्युत धारा जो है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, वो रहता है कांस्टेंट। विद्युत धारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है अक्रॉस एंड्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है। तो वो हो जाएगा V1, V2 एंड V3। क्या हो जाएगा, V1, V2 एंड V3। मतलब जो V है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा या वेरी करेगा, ठीक है। तो ये 2 बातें आप याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के। ये V1, V2, V3 हो रहा है, करंट I गया, यहां पे भी I फ्लो होगा, I फ्लो होगा, I फ्लो होगा और I ही वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। फॉर्मूला देखिए, अगर हम V नेट निकालें, V नेट
मतलब कि कुल विभवांतर, तो वो कितना होगा, 3 भागों में टूटा है, इन तीनों के बराबर ही तो होगा ना, V1 V2 और V3। एकदम प्यार से एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को और बहुत बेहतरीन तरीके से। V नेट, V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो मैं यहां इसको I और R नेट लिख सकता हूं। यहां पे V1 की जगह मैं लिख सकता हूं इसको IR1, इसको IR2, इसको IR3। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि I सब जगह क्या है, कांस्टेंट है, तो I1 I2 I3 लिखता, फिर लिखता कि I इक्वल्स टू I1 I2 I3, तो ये बहुत लंबा हो जाता। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, I कांस्टेंट है, मैंने I ले लिया। अब देखिए ये है IR नेट और यहां से I निकल गया कॉमन, तो बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये I और I हो जाएगा कैंसिल, तो आपको R नेट का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 के लिए था, इसमें अनंत प्रतिरोध भी हो सकते हैं और वो अगर श्रेणी क्रम में है तो वो जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने श्रेणी क्रम संयोजन को देखा। इसमें एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर एक सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला RN, या इसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला N, यानी जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोधों की जो संख्या है और उसमें उस प्रतिरोध का मान आप गुणा करा देंगे। मान लीजिए कि 5 5 5 5 5, तो आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा, या आप डायरेक्ट यहां 5 और प्रतिरोध का मान 5 गुणा करा देंगे, तो इस तरीके से भी RN या R इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, R नेट या REQ भी लिखेंगे, इक्विवेलेंट भी लिखेंगे, यानी तुल्य प्रतिरोध। तो अब ये हो गया हमारा श्रेणी। अब चलते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होगा कि प्रतिरोधों का प्रथम सिरा यानी कि फर्स्ट एंड, ठीक है, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे और उनका लास्ट या सेकेंड एंड जो भी आप कह लीजिए, वो जाके जुड़े रहेगा। ठीक है, प्रथम सिरा जो है वो जुड़ेगा बैटरी के धन सिरे से और जो लास्ट सिरा है वो जुड़ेगा ऋण सिरे से। करंट आई जाएगी, आई ही वापस आएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज में आई कांस्टेंट होता था, वी वेरी करता था। यहां पे क्या होगा कि यहां पे हो जाएगा वी कांस्टेंट यानी कि वी हो जाएगा नियत और आई करेगा वेरी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट करेगा वेरी। इतना इंग्लिश तो चल ही जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं। तो अब देखिए यहां पे ये टूटेगा I1, ये प्रतिरोध R1, ये टूटेगा I2, ये R2, ये I3 और ये हो जाएगा R3। तो इस तरीके से, और जो विभवांतर है वो V तीनों जगह रहेगा। तो अब यहां पे हम बात करेंगे किसकी, यहां पे हमने V नेट निकाला था, 3 भागों में टूटा, तो यहां हम किसको लेंगे, I नेट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I नेट को आप क्या लिख सकते हैं कि V अपॉन R नेट, क्या लिख सकते हैं आप, इसको मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, I को V अपॉन R लिखते हैं, V चूंकि कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको V नेट नहीं लिखा है, V अपॉन R नेट। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ये V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। एकदम बेसिक चीज है, एकदम बहुत इजी चीज है। देखिए V कॉमन है सब में, तो इसका फॉर्मूला आएगा R नेट या R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 4 रहेंगे, तो R4 भी आएगा, R5 भी आएगा, 5 रहेंगे तो इस तरीके से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। एकदम ईजी था। क्वेश्चंस इसके थोड़े से घुमावदार आते हैं, बट आपको ये आना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इजी था कि डायरेक्ट है, जोड़ देंगे, बात खत्म। इसमें देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद पलटी करेंगे और वो होगा आपका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आपको, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ किसके लिए। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो बतानी जरूरी है, वो ये है, मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मिटा रहा हूं, आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग उतार चुके होंगे। वो ये है कि पैरेलल के लिए ही है वो, कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो उनके लिए एक फॉर्मूला है, 2 रेजिस्टेंस है, ठीक। तो अगर 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2 और किसमें है, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का, तो देखिए एक फॉर्मूला आपके पास है, ये मेथड से आप लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
करेंगे ऐसा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा R1 R2 दोनों का, ठीक है, प्रोडक्ट, और ऊपर में आएगा R2 प्लस R1, और ये 1/R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट जब पलटी करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो आप क्यों ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको दो का ही पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो जहां भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो आप डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध के लिए, क्योंकि बना के कभी कभी लोग पलटना भूल जाते हैं और आंसर में रहता है वो गलती कर देते हैं। तो ध्यान देना साथियों कि बस R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध अगर दो ठोक हैं तो R1 R2 दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा दो ठोक का अगर रहेगा तो। अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे और बड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे, साथ देते रहिएगा। और लास्ट में CF का भी क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है, तो पूरा लास्ट तक आप लोग को देखना है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद एक और जो है कि अगर n आइडेंटिकल जो रेजिस्टेंस है, अगर ये लोग कंबाइन है पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में कंबाइन है, n आइडेंटिकल का मतलब है कि एक ही परिमाण के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है R डिवाइडेड बाई N। R डिवाइडेड बाई N कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम के 4 प्रतिरोध एक क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो अब इनकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे भाई, आप क्या करेंगे, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरीके से ही बनाने जाएंगे कि भाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा आपका 1/2 1/2 1/2 1/2। जिसका मैथ स्ट्रांग है वो ऐसे जान जाएगा 0.5 0.5 0.5 0.5, मतलब इसका कितना आ जाएगा 2। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 4/2, इट मीन्स 2 ओम। ये एक तरीका हुआ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 2 ओम नहीं आएगा, आएगा कितना 4/2, इट मीन्स ये आ जाएगा 2/1, और ये आपका आया रहेगा R इक्विवेलेंट का मान। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, बार बार ये गलती होती है। तो जब R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/2, इट मीन 0.5 ओम। कितना आ गया आपका 0.5 ओम। ये जो जहां पे मैं हल्का सा वो होता ही है, ये जान लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, अगर उसको सॉल्व करने जाएंगे R इक्विवेलेंट, क्योंकि सब एक जैसा था, सब 2 ओम था, तो आप क्या करेंगे भाई, R 2 और N मतलब कितने हैं, तो 1 2 3 4, सीधे 4 रखिएगा, 1/2 0.5 ओम। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हुए जो बताने जरूरी थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है, 1 2 और ये जो 3 वाला है ये ACF 2016 में भी आ चुका है, 4 और 5 क्वेश्चंस को लिया हुआ है और इसको सॉल्व करते हैं, और एकदम बड़ी जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत सरल तरीके से करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें 4 ओम 8 ओम 4 ओम 8 ओम इस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, पहले और आपको पूछा, सब में पूछा है R ऑफ AB निकालना है, सब में रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच का। तो यहां देखिए 4 और 8 ऊपर और 4 और 8 नीचे, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में है, और जब सीरीज में होंगे तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो इसका एक डायग्राम नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि 4 और 8 होके कितने हो जाएंगे भाई, सब लोग बताइए, 4 और 8, तो ये हो जाएगा 12, ये A और ये है B, तो ये 12 हुआ, ये भी 12 ओम हुआ। 12 और 12 दो है, क्या है, पैरेलल में। तो अब एक बात बताइए, पैरेलल को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको R ऑफ AB निकालना है तो ये 1/1/12 धन 1/12, आप लेंगे एलसीएम 12, ऊपर में आएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/6, और आप पलटी कीजिएगा तो RAB आएगा आपका 6 ओम, और वो होगा आंसर। ठीक है, एक ये तरीका था, सिंपल, आप लोगों ने देखा इसको। अब इसी को अगर 12 और 12 दोनों आइडेंटिकल सेम है, सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, एक जैसे हैं, तो आप डायरेक्ट क्या लगाते थे, फॉर्मूला RAB = R/N। R मतलब रेजिस्टेंस का मान 12 और बट्टे में N मतलब कितने हैं, तो 2 हैं, तो 12/2 यानी कि 6 ओम। ये ज्यादा आसान है, आंसर आ गया हमारा 6 ओम। इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसमें ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। 6 ओम है, 3 और 2 एक दूसरे के पैरेलल में है, और फिर इन दोनों का जो निकलेगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा।
3 और 2 समांतर क्रम में है और इनके साथ जो निकलेगा रेजिस्टेंस वो इसके साथ श्रेणी क्रम में आएगा। श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, समांतर में भी जुड़ेगा, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। तो पहले ये 3 और 2 को सॉल्व कीजिए। तो 3 और 2 अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, तो वो वाला शॉर्ट ट्रिक आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या होता था, मैंने 2 के लिए बताया था, 2 रेजिस्टेंस के लिए क्या आया था आपका भाई, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 पर 3 गुना 2 और नीचे में 3 धन 2, यानी कितना आ गया आपका 6/5 ओम। चलिए इस तरीके से 6/5 ओम मैं आपको जिस मेथड से बताया उसी से भी बताता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बताना। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1/3 1/2 लेते हैं और यहां पर रहेगा 1/R इक्विवेलेंट। मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे में आएगा 3 दूनी 6, ऊपर में 3 और 2 यानी 5/6। और R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट ये ऊपर जाएगा तो ये पलटी हो जाएगा 6/5 ओम। तो उस तरीके से और इस तरीके से भी क्या आया, सेम, बट ये आंसर नहीं हुआ। अब इसके साथ ये वाला सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है मतलब कि अगर R ऑफ A भी चाहिए हमको, ठीक है, ये आगे चल के यहां पे लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट हमको यहां पे मिला था 6/5 ओम। अगर हमको चाहिए RAB तो RAB कितना होगा 6, और ये पूरा सॉल्व होके कितना आ गया भाई 6/5 ओम। तो ये और वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है तो 6/5 इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6/5 ओम, ठीक तो है। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ठीक। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे खुद भी, कोई बात नहीं, होता है। तो ये कितना आ जाएगा 7.2 ओम। आंसर कितना आया 7.2, 36/5 ओम आया हमारा RAB, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद 6/5 ओम और इसका 6 ओम आया था, ठीक है। मैं यहां देखने लग गया था कि अरे 5/6 एक्चुअल में तो ये हमने निकाला था ना, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरा कितना है 7.2 ओम आंसर, ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड को जो आया हुआ था ACF में। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाला बात है, मैं ऊपर का दोनों मिटा देता हूं, हमारे वो किसी काम का नहीं रहा। ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, बहुत इजी पूछा है वो क्वेश्चन को, बट यही है कि हम एक बार रिवाइज किए रहेंगे। पढ़ा हम सब ने है, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं धूल बैठ गया है, उसी धूल को साफ करना है, ठीक। और अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। यहां पे देखिए ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है और यहां से टर्मिनल A और B की ओर गया है, मतलब कि इन दोनों के सीरीज के साथ ये पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों को सीरीज में मैंने सॉल्व किया, तो भाई ये देखो इन दोनों अगर सीरीज में है, ये B पॉइंट और ये पॉइंट, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 ओम और ये 2 ओम। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर 2 ठोक है तो क्या होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि 2 4 और साथ में नीचे में कितना आएगा 4 धन 2, यानी कि यहाँ पे RAB कितना आ गया 8/6 4/3 ओम। आंसर देख सकते हैं कितना इजी, एक लाइन में सॉल्व। अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए, ये इजी लग रहा होगा आप लोगों को। इसमें क्या किया है, ये दोनों पैरेलल समांतर क्रम में, ये दोनों भी समांतर क्रम में, और उसके बाद जो आएगा वो 2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यानी सीरीज में हो जाएंगे। तो 6 और 6 है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, 6 ओम 6 ओम। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते थे R/N। R कितना है 6 और N मतलब कितने हैं 2, तो 6/2 3 ओम। इसका पूरे का आया कितना 3 ओम, इसका पूरे का कितना आया 3 ओम। और ये दोनों 3 ओम कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। बना देता हूं डायग्राम, ठीक है, बनाना मेरा काम है। 6 ओम और 6 ओम, तो ये आ गया 3 ओम और ये आ गया 3 ओम, और ये रहा B पॉइंट और ये रहा A पॉइंट, ये 3 ओम और ये 3 ओम। तो ये 3 और 3 कितना आ गया आपका RAB = 6 ओम। आंसर ये समझ में आया ना, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल थे तो किस तरीके से आए, कौन से फॉर्मूले से, R/N वाले से। 6 ओम आइडेंटिकल है तो इसलिए क्या हो गया 6 और कितने हैं 2, तो 6/2 यानी 3 ओम। 3 ओम 3 ओम कितने आ गए 6 ओम। एकदम इजी, एकदम आसानी से और बहुत तेजी से बन रहा है हमसे, ठीक है, मतलब आप लोगों से भी बनेगा।
अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इजी है, वो देख के ना हम लोग पहले ही क्या करते हैं, गिव अप करने सोचते हैं। है बहुत इजी, फिजिक्स बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए, एटलीस्ट वीडियो को देखा कीजिए लास्ट तक अगर देख रहे हैं तो। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 0.5 ओम, 2.5 ओम, 3.5, 8.5, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां से बी और यहां से किसको निकाला है, ए को, मतलब कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। ये है बी, ये है ए, यहां पे है 0.5, 2.5, यहां पे 8.5, 3.5। अब आप इजीली बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे भाई, इस डायग्राम को सॉल्व कीजिए तो इस पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा, 0.5 और 2.5, 3, इस पूरे के जगह पे क्या आएगा, 3 और 8, 4, 12 ओम, ठीक है। 12 और 3 किसमें हो गए, पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो भाई 12 और 3 हैं तो आप वही फॉर्मूला R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लगा दीजिए, R ऑफ ए भी मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 3 गुना 12 और 12 धन 3, तो 36 बटे में 15 ओम आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन से एक अच्छा क्वेश्चन मैं साथ में करवा ही देता हूं कि मुझे संतुष्टि रहेगी। और उसके बाद ACF के 2 क्वेश्चन और बच गए जो मैंने निकाल के रखे हैं बताने के लिए, तो वो भी बता देता हूं। एक सर्कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आएगा तो उसका जो एंड है वही ढूंढने में परेशानी होती है जनरली स्टूडेंट्स को। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, ये पॉइंट को बोल दिया है ए, ये पॉइंट को बोल दिया बी, और सारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। तो अब आपसे पूछेगा वो RAB बता दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए भाई, प्यार बना के रखिएगा अपना, लाइक आना चाहिए इस वीडियो में, ठीक। बड़ा अच्छा खासा मेहनत किया है और करूंगा ही, ठीक। तो ये ए और बी निकालना है। तो जैसे ही आप इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। अब ये हो गया 2। और भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होते हैं रेजिस्टेंस को सॉल्व करने में, ठीक है। आप 9th 10th की एनसीईआरटीज को फॉलो कीजिएगा, खास करके 10th एनसीईआरटी को, और ज्यादा चाहिए तो 12th में है, ठीक। बट इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, क्योंकि जैसा उसने क्वेश्चन पूछा है। तो अब इस तरीके से आपको क्या पता चल गया कि चारों के चारों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। और ये मैंने शुरू में ही सॉल्व करवाया, 4 आइडेंटिकल हैं, तो RAB क्या हो जाएगा भाई। देखिए मैंने इसको पकड़ा और खोला, तो चारों के चारों क्या हो गए, पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो इस वजह से यहां पे R/N वाला फॉर्मूला, R कितना है 2, नंबर कितने हैं 1 2 3 4, ये आ गया आपका 1/2 यानी 0.5 ओम आंसर। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब लास्ट में हम लोग कर लेते हैं ACF में जो क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। अब चलिए, यहां कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है, मैं आप क्वेश्चन इस बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि ए फिलामेंट लैंप इज, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, एक फिलामेंट लैंप क्या है, ओमिक, दूसरा है नॉन ओमिक, तीसरा है लो रेजिस्टेंस, चौथा है नॉन ग्लोविंग और पांचवा है नन ऑफ दिस। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो फिलामेंट लैंप है वो क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ओमिक और नॉन ओमिक मैंने आपको पढ़ाया था, ओमिक में आते हैं मेटल्स और नॉन ओमिक में आते हैं इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो नॉन ओमिक का होगा आपका फिलामेंट एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, मतलब कि जो बदलाव हो रहा है प्रतिरोध में किसके, पर केल्विन, वो किसके नाम से जाना जाएगा। पहला दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरा है आपका रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, तीसरा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, चौथा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट और पांचवा नन ऑफ द अबव। तो मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था कि उसमें मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट और वेरिएशन विथ टेम्परेचर पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि मेटल्स का पॉजिटिव होगा इसी लेक्चर में शुरू में, ठीक है। तो अब यहां पे जो है कि बोल रहा है कि जो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस पर केल्विन जो चेंज होगा फ्रैक्शनल, तो वो क्या कहलाएगा उसका भाई, सिंपल सा टर्म टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ताप गुणांक। ताप गुणांक थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो गया, सॉरी उसके लिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू करंट, इसमें से कौन विद्युत धारा के बराबर है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है आपका, ध्यान देख रहे होंगे बोर्ड पे, चार्ज अपॉन टाइम,
यानी आवेश बटा समय, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा है चार्ज अपन पोटेंशियल, आवेश बटे विभव। तीसरा है टाइम अपॉन चार्ज, समय बटा आवेश। और चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल अपॉन चार्ज, विभव बटे आवेश। और पांचवा है नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने पढ़ रखा है इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। ये डिफिनेशन से पूछ दिया, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, बेसिक ही है, मैंने अभी पढ़ाया है आपको रजिस्टर, और उसका क्वेश्चन है, और इसीलिए पढ़ना जरूरी है। छोटी छोटी बारीकियों पर मैं कंटेंट लेके आता हूं, पूरा समराइज करके अच्छे से मेहनत करके ही लाता हूं आप लोगों के पास, कि कुछ छूटे ना। देखिए, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, और वो जाएगा आपके सेल्फ स्टडी से, मतलब वो कंप्लीट होगा आपके सेल्फ स्टडी से। आपको बुक के साथ बैठना पड़ेगा, बट मोस्टली जितना हो सकता है मुझे लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बाहर रखें, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत ब्रॉड है ना। अगर केवल पोटेंशियल की बात करूं तो उस पर 2 से 3 लेक्चर बन सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज पे 2 से 3 लेक्चर, बट यहां तो पूरा का पूरा चैप्टर मुझे 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट करना है। तो ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बस बना रहे, मैं जरूर करूंगा। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एन रेजिस्टेंस इच वैल्यू आर, एन रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना, इसको समझना पड़ेगा आपको। यानी प्रतिरोधों की जो संख्या है वो कितनी है, एन है, और सबका वैल्यू यानी कि सबका जो मान है, ठीक है, वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वो दिया है स्मॉल आर। ठीक, आगे बोल रहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें बोल रहा है, पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे बोल रहा है देयर रिजल्टेंट, यानी कि उनका जो परिमाण है, यानी कि फाइनल वैल्यू वो कितनी आ रही है, एक्स। ठीक है, तो आगे बोल रहा है व्हेन दिस एन रेजिस्टेंस, अब पहले यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एन, वैल्यू स्मॉल आर, किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में, मैग्नीट्यूड एक्स। जब आइडेंटिकल होता है, मैं उसके लिए फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, आर इक्विवेलेंट का, आर बाई एन। आर क्या होता था, रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एन ही दिया है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दिया है वो इस बार, तो वो क्या दिया है, एक्स। बोला है ना उसने कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा भाई, फाइनल रेजिस्टेंस का एक्स। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आर इज इक्वल टू एन एक्स। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये आधा क्वेश्चन है अभी, ठीक है, आधा क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोला उसने, व्हेन दिस एन रेजिस्टेंस। अब जो ये एन रेजिस्टेंस है, ये क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये वापस से कनेक्टेड इन सीरीज है, ऐसे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वापस से कनेक्टेड इन सीरीज हैं, तो आपको बताना है कि ऑप्शन जो है किसका, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो जब सीरीज की बात होती है, यानी कि जब श्रेणी क्रम की बात होती है, मैंने आपको बताया होगा जब n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में है, जब इसमें होते हैं तो मैंने आपको बताया था R बाई एन होता है, ये पैरेलल के केस में। लेकिन सीरीज के केस में क्या होता है, R इक्विवेलेंट, अगर आइडेंटिकल है तो n इंटू आर, क्या होता है, n इंटू आर, n इंटू आर। ये याद होगा आप लोगों को, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, शुरू में ही बताया था आप लोगों को। तो अब यहां पे जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी n इंटू आर, की जगह हमने स्मॉल आर लिया हुआ है, स्मॉल आर रख देंगे, ये n और ये स्मॉल आर। लेकिन ये स्मॉल आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से जब लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, nx, और nx यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर x। देखिए n और x में कैसा घुमाया है, और कितना इजी है। तो आया हमारा क्या आंसर है, n स्क्वायर x, और आप ऑप्शन देख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ये डी, n स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से एसीएफ के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स जो भी रहता था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ मैं नहीं इसमें करवा पाया हूं ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, और आप ये देख पा रहे होंगे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हमने बड़ी इजी तरीके से बनाया। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का वीडियो होता है कंप्लीट। लेकिन एक टॉपिक इसमें और रह गया है, मैं थोड़ी सी और कोशिश करूंगा अगले में उसको इंक्लूड करूं, ठीक है, मुझे लगेगा तो। और तब तक के लिए आप लोग सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोरोना का खास ध्यान रखिए, कहीं बाहर मत निकलिए। अच्छा मौका है, सब लोग को ऑल द बेस्ट, ठीक है।